So hi everyone, and now we are moving to the second chapter. Second chapter का 2026 एग्जाम के लिए ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है? So this is what the council is expecting you to learn from the second chapter. इस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो जैसा पहले पढ़ते थे वैसा ही इस चैप्टर को करेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। फाइनेंस के बारे में ये चैप्टर है और अगले 3 चैप्टर्स फाइनेंस से ही लिंक्ड रहेंगे, ठीक है? तो एक पूरा यूनिट हम लोग करने जाएंगे जिसमें 3 चैप्टर्स आएंगे, बैक टू बैक फाइनेंस रिलेटेड चैप्टर्स आएंगे। मैं जो भी यहाँ पे बोलूंगा आप ध्यान से सुनिएगा, जो एग्जांपल दिखाऊंगा आप अच्छे से देखिएगा, आपको ये चैप्टर बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है? देखो, सबसे पहली बात, बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है? बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है पैसा जो बिजनेस में लगा है। इन सिंपल वर्ड, बिजनेस में जो पैसा लगा है उसे आप बिजनेस फाइनेंस कहते हो, ठीक है? मनी या फिर कैपिटल जो आपने बिजनेस में इंप्लॉय किया है, दैट इज बिजनेस फाइनेंस। अच्छा, अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है? ये 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है, ठीक है? बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए नहीं आएगा, 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस? तो आप क्या बताओगे? अब देखो, रटने का तो रट सकते हैं, बट कॉमन सेंस से भी तो इसका आंसर दे सकते हैं हम लोग। बिजनेस में पैसों की क्या रिक्वायरमेंट होती है? हम लोग एसेट्स खरीदते हैं, हम लोग लायबिलिटीज पे ऑफ करते हैं, हम लोग बिजनेस की अर्ली स्टेज में रजिस्ट्रेशन, लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह करते हैं। नॉर्मल डे टू डे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए होते हैं, ऑपरेशंस एक्टिविटीज के लिए, सैलरी पे करने के लिए, वेजेस पे करने के लिए। पैसा रहेगा तो एसेट्स एक्सचेंज करा पाएंगे, न्यू एसेट्स ले पाएंगे, पुराने एसेट्स को हटाकर न्यू एसेट्स ले पाएंगे, जिसे रिप्लेसमेंट कहते हैं हम लोग। पैसा रहेगा तो मार्केट में गुडविल रहेगा, पैसा रहेगा तो अपॉर्चुनिटी को सीज कर पाएंगे टाइम पे। सो बेसिकली यही सब है पैसों का इंपॉर्टेंस। ये कोई बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो सबसे पहले लायबिलिटीज पे करने का काम आएगा, फिर आप एसेट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है? एडवांटेज ले सकते हो, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सीज कर सकते हो, कोई मौका आया तो मौके पे चौका मारने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, ठीक है? बिजनेस स्मूथली रन करने के लिए सैलरीज पे करना है, रेंट पे करना है, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी पे करनी है, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो ये सब के लिए पैसे चाहिए, ठीक है? रिप्लेस करना है एसेट्स को, पुराने हो गए हैं, चेंज करके नया लाना है तो पैसे चाहिए, ठीक है? हाँ, कोई टफ टाइम आया जैसे कोविड के टाइम में लॉकडाउन लग गया, तो आप कैसे बिजनेस तब तक चलाओगे? अभी अगर लॉकडाउन लग जाए या हो गया 1 हफ्ते के लिए, तो कैसे चलेगा? तो आपको उसके लिए पैसा चाहिए। गुडविल आप एंजॉय करोगे, रेप्यूटेशन रहेगा मार्केट में। अगर आप बार बार बैंक्रप्सी की तरफ जाओगे तो रेप्यूटेशन खराब होता है बिजनेस का। आपके बिजनेस में अगर सफिशिएंट कैश रहेगा तो इससे आपकी बिजनेस की रेप्यूटेशन बनी रहती है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था फाइनेंस के ऊपर, पैसा क्यों, क्या होता है और क्यों जरूरी है बिजनेस में। अब देखो, ये भी टॉपिक जो है ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है आपको, कि कहां कहां से पैसे अरेंज करेंगे, कहां कहां से पैसे अरेंज करेंगे। तो देखो, अगर आप सोल प्रोप्राइटर है, अकेले बिजनेस कर रहे हो, यू आर दी ओनली ओनर, तो कहां कहां से लाओगे? 2 मार्क्स के लिए अगर पूछा तो एक तो ओन कैपिटल लाएंगे, खुद के घर से पैसे लाएंगे। दूसरे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से मांगेंगे, ठीक है? तीसरा बैंक का रास्ता तो हमेशा खुला ही रहता है, ठीक है? बैंक का रास्ता हमेशा खुला रहता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे ले सकते हैं, वो सब बाद की बात है। पहले तो अपना लाना पड़ेगा, थोड़ा यार दोस्त से ले लेंगे, ठीक है? और बाकी तो फिर बैंक है ही। तो ये सिंपल सा आंसर आपको देना है 2 मार्क्स के लिए पूछा अगर, कि सोल प्रोप्राइटर केस स्टडी बना के पूछ सकता है कि मिस्टर एक्स इज अ सोल प्रोप्राइटर who is starting a new business, suggest him some sources of finance। तो एक तो आप उसको सजेस्ट करना कि भाई अपने घर से लाओ, खुद बिजनेस कर रहे हो तो खुद तो लाओ। एक अपने फैमिली एंड फ्रेंड से मांग लो, और ये सब हो जाए, थोड़ा फंड्स आ जाए, स्टार्ट हो जाए, तो फिर आप बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच कर सकते हो। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में 2-3 लोग आ जाएंगे साथ में, ठीक है? तो यहां कहां से पैसे लाएंगे? अगेन सिमिलर ही रहेगा, एक तो आपको घर से लाना पड़ेगा। अब यहां पे सिंस पार्टनर है तो अग्रीड रेशियो में लाएंगे। मिस्टर एक्स 10% कैपिटल देगा, मिस्टर वाई 50% कैपिटल देगा, मिस्टर जेड
40% कैपिटल देगा। तो जो उनके बीच का अग्रीमेंट है, या इक्वल इक्वल लाना है तो इक्वल, जैसा अग्रीमेंट वैसा आप कैपिटल लाओगे। तो पहले वाले में वो अकेला ला रहा था, इस बार आप लोग तीनों पार्टनर मिल करके ला रहे हो। रिटेन्ड प्रॉफिट उसे कहते हैं जो आपने इस साल कमाया उसको अगले साल यूज कर लो, तो वो भी एक सोर्स हो जाएगा फाइनेंस का। और उसके बाद बैंक्स वगैरह तो है ही, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब तो है ही, ठीक है। कंपनी कहां से पैसे लाएगी, कंपनी कहां से पैसे लाएगी, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 करने के बाद आपको ये पोर्शन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर नंबर 3 में ये सब को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर 3 जब आपका हो जाएगा, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कंपनीज कौन कौन से सोर्सेज से फाइनेंस ला सकती है, तो आप आराम से बता दोगे 10-12 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो दो तो आपको याद रहेगा ही 10-12 में से, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पोर्शन हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है एक बहुत छोटा सा टॉपिक, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट। अब देखो, मैं ध्यान से सुनना, मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा अभी। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग, सपोज एक फाइनेंशियल मैनेजर है कंपनी में, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजर करता क्या होगा, क्या उसके रोल्स होंगे कंपनी में? उसके रोल्स है फाइनेंस की मैनेजमेंट करना, पैसों की मैनेजमेंट करना। हम लोग उसको बोल देंगे कि देखो, वी आर सेटिंग अप अ न्यू, लेट्स से पानी की वाटर बॉटल्स की फैक्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है, मिनरल वाटर की फैक्ट्री लगा रहे हैं। सो वी आर सेटिंग अप अ मिनरल वाटर प्लांट। तो प्लांट सेटअप कर रहे हो तो काफी खर्चा आएगा, सो ही नीड्स टू अरेंज। तो अब वो क्या करेगा, देखो उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग समझ में आ जाएगा। वो फाइनेंशियल मैनेजर क्या करेगा, वो फाइनेंशियल मैनेजर पहले एस्टिमेट करेगा। क्या एस्टिमेट करेगा? वो एस्टिमेशन लगाएगा कि पैसे कितने रिक्वायर्ड होंगे, एक नया प्लांट सेटअप करना है, पैसे कितने लगेंगे। फिर वो चूज करेगा द करेक्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस बहुत हो सकते हैं, अभी यहाँ पे हमने देखा ना, तो काफी सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। कौन सा वाला आपके लिए बेस्ट रहेगा? बैंक से लेना बेस्ट रहेगा, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना बेस्ट रहेगा, या कोई और सोर्स से लेना बेस्ट रहेगा? तो वो उसे चूज करना, पहले वो एस्टिमेट करेगा। सपोज उसका एस्टिमेशन है कि 5 करोड़ रुपए लगेंगे, तो 5 करोड़ रुपए कहां से ले, वो डिसाइड करना। एंड देन डिसाइडिंग हाउ द फंड्स आर टू बी यूटिलाइज। क्या 5 करोड़ एक बार भी यूज कर लोगे, या फेजेस में यूज करेंगे? पहले 1 करोड़ यूज करेंगे, कुछ सेटअप होगा, फिर सेकंड 1 करोड़ यूज करेंगे, उससे कुछ सेटअप होगा, फिर थर्ड 1 करोड़। तो 5 करोड़ एक बार में नहीं यूज करना है, फेज में यूज करना। तो कैसे यूज करना है वो भी डिसाइड करना फाइनेंशियल मैनेजर का काम है। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या करते हैं, पहले एस्टिमेट करते हैं पैसा कितना चाहिए, फिर देखते हैं कि कहां से चाहिए, और फिर देखते हैं कि उस पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है। यही 3 बातें होती है। अगर आप फीचर नंबर 4 देखोगे, फीचर नंबर 4 ये रहा, फीचर नंबर 4, तो उसमें वही 3 बातें लिखी हुई है। एस्टिमेट करना, सिलेक्ट द सोर्स, और पॉलिसी बनाना कि यूज कैसे करना है। तो वही 3 बातें यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो इससे आपका एक मीनिंग तो हो ही गया, एक फीचर भी आपका हो गया। इसमें आपको 2 ही पॉइंट याद करने हैं, ठीक है, दो पॉइंट याद करके चलना, एनी टू, ठीक है। जिनके पास मेरा बुक है, आप ये सब बुक में दिया हुआ है, ठीक है, अंडरलाइन वगैरह सब करके मैंने दिया है, आप वहीं से अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। एनी 2 पॉइंट्स करना, चाहो तो और एक्स्ट्रा कर लो, ऐसा कोई मैंने हाथ पकड़ के नहीं रखा आपका कि आप एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, बट मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 2 करके चलना, डेफिनेशन एंड मिनिमम 2 पॉइंट्स। अच्छा, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में और एक कोई फीचर कर लेते हैं, चलो। तो ये पॉइंट अच्छा है, सेकंड पॉइंट, इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। फाइनेंशियल प्लानिंग, देखो कोई भी प्लानिंग कोई सा भी हो, हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मीनिंग एंड फीचर हो गया। अब इसके इंपॉर्टेंस पे चलते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग करना क्यों जरूरी है? अगेन यहां पे भी आप 2 पॉइंट लर्न करके चलोगे, 2 मिनिमम, ज्यादा आपको करना कर सकते हो, ठीक है। देखो, सबसे पहला, प्लानिंग करोगे ना तो आप शॉर्टेज या सरप्लस, जिसे एक्सेस कहते हैं, शॉर्टेज और एक्सेस फंड से बच सकते हो। प्रॉपर प्लानिंग होगी तो कभी फंड्स की शॉर्टेज नहीं होगी, और प्रॉपर प्लानिंग होगी तो कभी भी एक्सेस फंड लेके नहीं बैठेंगे। आप सोचोगे एक्सेस फंड कैसे प्रॉब्लम है? एक्सेस फंड तब प्रॉब्लम हो जाता है जब आप बैंक से ले लेते हो।
आपने एक्सेस फंड ले लिया, जितना जरूरी नहीं है उससे भी ज्यादा ले लिया, अब आपको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। 1 करोड़ की जरूरत थी, आपने 2 करोड़ ले लिए बैंक से, तो अब फालतू का 1 करोड़ एक्स्ट्रा लियो, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो। दैट्स योर एक्सपेंडिचर, व्हाई आर यू टेकिंग एक्स्ट्रा मनी? इट इज गोइंग टू क्रिएट इंटरेस्ट बर्डन ऑन यू। तो कम पैसा तो प्रॉब्लम है ही, ज्यादा पैसा भी प्रॉब्लम हो सकता है। बोरोइंग का बात हो रहा है, ठीक है, बोरोइंग का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इस चैप्टर में, तो मैं अभी इस पॉइंट को नहीं टेक अप करना चाहता। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, तो ये पॉइंट आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट आप ये कर सकते हो, यस, आप प्लान करते हो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के लिए। जब पैसे आ जाते हैं, किसी भी सोर्स से आए, जब पैसे आ जाते हैं तो मेजर चैलेंज हो जाता है उस पैसे को इफेक्टिवली यूज करना, फेज वाइज मैनर में यूज करना, बिकॉज इतने ज्यादा फंड्स है, अगर मिसमैनेज हो गया तो पूरा का पूरा कंपनी डूब जाएगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग कैन सेव यू, ठीक है। तो कोई भी 2 पॉइंट कर सकते हो, और भी पॉइंट्स है यहाँ पे, बट आप कोई भी 2 पॉइंट कर सकते हो, ठीक है। ये लास्ट वाला पॉइंट भी बहुत सिंपल है, बिजनेस को शॉक लगने से बचा सकते हो अगर आपके पास सफिशिएंट फाइनेंस होगा। तो जैसे कोविड का मैंने एग्जांपल दिया, कोविड हो गया या वॉर हो जाता है ना कभी कभी, यूक्रेन एंड वो आपका रशिया का जो वॉर चल रहा है, तो जब स्टार्ट हुआ था तो काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। ऑयल को लेकर बहुत सारा शॉर्टेज हो गया था वर्ल्ड में, ऑयल प्रोडक्शन रुक गया था। तो बेसिकली जो कंपनीज ऑयल पे डिपेंडेंट है, पूरा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री उस पर डिपेंडेंट होता है, तो ये शॉक लग सकता है आपको, कभी भी लग सकता है, जिसमें आपका बिजनेस महीना 1.5 महीने के लिए हॉल्ट हो सकता है। तब कैसे काम चलाओगे? प्रॉपर फाइनेंस होगा तो आपका बिजनेस सेफ रहेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करें। शॉक के लिए आप एक्स्ट्रा कैश हमेशा रिजर्व में रखें। दिस इज फाइनेंशियल प्लानिंग। आइए नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज यहां एक बैलेंस शीट है, ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्मेट बैलेंस शीट में बना रहा हूं। अब बैलेंस शीट में कैपिटल जो है, कैपिटल है 2 लाख का, ठीक है, और लोन है 3 लाख का। तो टोटल फंड्स कितने हैं आपके बिजनेस में? टोटल फंड्स 5 लाख के हैं। पैसा कितना है आपके बिजनेस में? पैसा 5 लाख है, जिसमें से 2 लाख आपने खुद का लाया। खुद का जो पैसा होता है ना, उसे हम कहते हैं इक्विटी। खुद का जो पैसा होता है उसे क्या कहते हैं? इक्विटी। और जो आपने बोरो किया है बैंक से, उसे हम कहते हैं डेट। उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड डेट। बी साइलेंट, दैट इज कॉल्ड डेट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि डेट इक्विटी रेशियो कितना हुआ, डेट इक्विटी रेशियो, तो आप बोलोगे 3 लाख बोरोड है, 2 लाख अपने हैं, तो 3:2 का रेशियो बना। आप समझ लो, इसे हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। टोटल कैपिटल कितना है? 5, अपना कितना है? 2 लाख, बोरोड कितना है? 3 लाख। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। 5 लाख जो है वो 2:3 या 3:2 के स्ट्रक्चर में बटा हुआ है, ठीक है। टोटल कितना है? टोटल इज 5, और वो 5 कैसे बटा हुआ है? 3 डेट, 2 इक्विटी। तो ये स्ट्रक्चर है आपके बिजनेस का, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब हो गया? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया प्रोपोर्शन ऑफ ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ये ओनर्स फंड है 2 लाख, और ये बोरोड फंड है 3 लाख, तो इससे आपका टोटल 5 हो रहा है। तो दैट इज स्ट्रक्चर, जिसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर को और नाम से भी बोला जा सकता है, आप उसे कैपिटल गियरिंग भी बोल सकते हो। ये जो रेशियो है ना 3:2, जो रेशियो 3:2 आया, ये जो रेशियो आया 3:2, इस 3:2 के रेशियो को आप कैपिटल गियरिंग नाम से भी बोल सकते हो। कोई आपसे पूछेगा, जैसे आपका दिसंबर जान के मंथ में वाइवा होगा ना, तो वाइवा में आपको पूछ सकता है, जैसे इस तरीके का बैलेंस शीट दे दिया, या आपको एग्जाम में भी, अभी तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ना, तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस के हिसाब से करा रहा हूं। ये बैलेंस शीट आपको दे दिया, और बैलेंस शीट देके आपको पूछेगा कैपिटल गियरिंग बताओ, तो आप 3:2 बताओगे। तो इसी रेशियो को कैपिटल गियरिंग कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है फाइनेंशियल लिवरेज। तो आपको एग्जाम में फाइनेंशियल लिवरेज पूछे
कैपिटल गियरिंग पूछे या सिंपली कैपिटल स्ट्रक्चर पूछे, एक ही चीज है, सब एक ही चीज है, 3:2 ही आंसर होगा। ठीक है, कितना बोरो किया वर्सेस कितना अपना पैसा लगाया। नेक्स्ट आता है, थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा मिटा देते हैं। हाँ, नेक्स्ट आता है, अब देखो अगर डेट की प्रोपोर्शन हाई है, यानी आपने ज्यादा बोरो कर रखा है, तो हमारा डेट इक्विटी रेशियो क्या था, हमारा डेट इक्विटी रेशियो था 3:2, यानी हमने ज्यादा बोरो कर रखा था, 3 लाख बोरो किया था। तो अगर ये हाई होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं हाई गियरिंग। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, ये सब कुछ मैंने हाईलाइट बोल्ड करके अपने नोट्स में अच्छे से बना के दिया है। ठीक है, मेक श्योर आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। जिनके पास भी बुक्स है, आप बुक को फॉलो करना बहुत अच्छे से, जिनके पास नहीं है यू कैन गेट द बुक। ठीक है, बहुत मेहनत करके इस नोट्स को प्रिपेयर किया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो जो एग्जाम में पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस बनने के, उसी हिसाब से मैंने उस नोट्स को प्रिपेयर किया है। जिनको बोल्ड किया, जिनको हाईलाइट किया, वहीं आपकी नजर होनी चाहिए। पूरे बुक में एक एक पेज पे हार्ड वर्क किया गया है। जिनके पास बुक है वो देख सकते होंगे। इट इज नॉट अ नॉर्मल बुक कि बस टाइप करके आपको दे दिया। एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस पढ़ पढ़ के कहां कहां क्वेश्चन बन सकता है, उसको बोल्ड करके बनाया। मेक श्योर कि उस हार्ड वर्क का आप फायदा उठाओ। ठीक है, गेट द बुक, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऐप का, उस ऐप से आप जाके ऑर्डर कर सकते हो। देखो, अगर लोन हाई है तो आप क्या टर्म यूज करोगे, आप बोलोगे कंपनी की हाई गियरिंग है। लोन हाई तो गियरिंग भी हाई, लोन कम होगा तो गियरिंग भी लो हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको एक और नाम दे सकते हो। अगर लोन हाई है तो आप बोलोगे ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी, इक्विटी कम है, थिन इक्विटी। और दूसरे वाले में थिक इक्विटी, वहां इक्विटी ज्यादा होगा। ओके, नाउ वी मूव टू फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं कि शुड वी गो फॉर इक्विटी, यानी अपना पैसा लगाए, या शुड वी गो फॉर डेट, बोरो करें। अपना पैसा लगाए या बोरो करें, उसकी डिसीजन लेनी है। वो डिसीजन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उससे पढ़ेंगे। मतलब व्हेन शुड वी गो फॉर इक्विटी एंड व्हेन शुड वी गो फॉर डेट, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये पहले क्लियर है आपको कि क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वेदर टू गो फॉर इक्विटी और टू गो फॉर डेट, तो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। चलिए हाइलाइटर ले लेते हैं। यस, अच्छा देखो, सबसे पहला आता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसको समझाने में बहुत लोगों की हाल खराब हो जाती है। देखो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का सिंपल मीनिंग है यूजिंग बोरोड फंड्स। जब आप लोन लेकर के काम करते हो तो उसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा लोन लेते जाओगे उतना आप कहोगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हो रहा है। इसे इंडिया में तो मतलब इट्स नॉट अ वेरी पॉपुलर आइडिया। इंडिया में तो लोग कहते हैं यार अपना पैसा पे काम करो, बोरो मत करो, क्या पता डूब जाए तो फिर उसको देना पड़ जाएगा। ठीक है, इंडिया में वैसी सोच है, बट फॉरेन में, खास करके अमेरिकन कैपिटलिज्म में ये मेंटालिटी है कि अगर आप बोरो करके बिजनेस कर रहे हो ना, यू आर फाइनेंशियली स्मार्ट। आपका फाइनेंशियल स्मार्टनेस नजर आता है अगर आप बोरो करके दूसरों के पैसे यूज करके खुद बिजनेस कर लिया, प्रॉफिट बना ली, इसे फाइनेंशियल स्मार्टनेस माना जाता है। बट क्या आप हमेशा दूसरों के पैसे पे काम कर पाएंगे? नहीं, इसके लिए कुछ कंडीशंस है। आइए कंडीशंस को देखते हैं। ठीक है, कंडीशंस को देखते हैं और कंडीशंस को समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखो, सबसे पहला, आपका जो अर्निंग का रेट है, पॉइंट नंबर ए, अर्निंग का रेट इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होना चाहिए। मतलब आपकी जो अर्निंग है वो 10% अगर है, मतलब आपको लग रहा है कि कोई बिजनेस में आप 10% कमा लोगे, तो यू विल बोरो फ्रॉम द बैंक। और जब आप बोरो करोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट रेट हमेशा कम होना चाहिए। इंटरेस्ट शुड बी लेस, ये ज्यादा होना चाहिए। अर्निंग ज्यादा होनी चाहिए, इंटरेस्ट कम होना चाहिए, तो ही आप बोरो करना। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, सपोज बैंक आपको 12% पे लोन दे रही है, तो आप 12% पे लोन लेके 10% वाला बिजनेस करोगे क्या? 2% का घाटा उठाओगे क्या? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अर्निंग रेट शुड बी मोर देन इंटरेस्ट रेट। अर्निंग रेट जो है ना, वो आपका रेवेन्यू दिखाता है कि आप कितना कमाओगे, और इंटरेस्ट रेट जो है ना, वो आपका कॉस्ट दिखाता है कि आपको खर्चा कितना पड़ेगा। तो खर्चा तो कम ही होना चाहिए ना रेवेन्यू से। नेक्स्ट, ये भी देखना है कि आपके पास स्टेबल एंड रेगुलर अर्निंग रहेगी कि नहीं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बैंक्स को आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे।
ठीक है, लेट्स से एवरी 6 मंथ्स में आपको इंस्टॉलमेंट देना है, तो जब 6 मंथ्स बाद इंस्टॉलमेंट देना होगा तो पैसे तो होने चाहिए ना आपके पास। सो पैसे रिटर्न करने के टाइम आपके पास होने चाहिए, और वो तभी होंगे जब पॉइंट नंबर 2, आपके पास स्टेबल एंड रेगुलर अर्निंग होगी, तो ही तो फिर समय पे पैसा वापस कर पाओगे, वरना तो बैंक आपके ऊपर पेनल्टी लगा देगा। एंड थर्ड, आपके पास सफिशिएंट फिक्स एसेट होने चाहिए, क्योंकि जब बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक को एसेट गिरवी रखने पड़ते हैं, हमें हमें अपने एसेट्स बैंक को मॉर्गेज, जिसे हिंदी में कहते हैं गिरवी रखना पड़ेगा, एज अ सिक्योरिटी देना पड़ता है, तो वो देने के लिए एसेट्स भी तो होने चाहिए। सो तीनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो रहा है, इफ यू आर अर्निंग मोर, if you have a regular cash flow, and if you have sufficient fixed assets, then you can go for debt. तो तीनों कंडीशंस मैच हो जाए तो आप डेट ले सकते हो, आप बोरो कर सकते हो, इट इज फाइनेंशियल स्मार्टनेस। और अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, डोंट गो फॉर लोन, गो फॉर इक्विटी। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल। अगर आप बिजनेस में कंट्रोल रखना चाहते हो, ठीक है, अगर आप बिजनेस में कंट्रोल रखना चाहते हो, देन यू शुड गो फॉर लोन, क्योंकि लोन लेने से सिर्फ पैसा आएगा, सामने वाला आपके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेगा। बट अगर आप कंट्रोल थोड़ा कम करना चाहते हो, लेट्स से यू हैव 95% कंट्रोल, कंपनी 95% आप ही की है, आप चाहते हो कि चलो 95 से गिरा के 75 कर सकते हैं, you are ready to let go your control, you are ready to lower down your control in the business, 20% गिव अप करना चाहते हो, तो आप 20% इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं। फिर जो नया बंदा आएगा, जो पैसे लेकर के आएगा, जो पर्सन जिसको आप 20% ऑफर कर रहे हो, वो आपके कंपनी का को ओनर बन जाएगा। शार्क टैंक में यही तो होता है, शार्क टैंक में लोग जाते हैं और अपने बिजनेस का डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के बाद वो ऑफर करते हैं शार्क्स को कि आप पैसे दीजिए, हम आपको अपने कंपनी में हिस्सा देंगे। तो क्या कर रहे हैं वो कंटेस्टेंट? बेसिकली अपना कंट्रोल ही तो कम कर रहे हैं। आज तक 100% बिजनेस उनका था, अब उनके बिजनेस में पीयूष बंसल भी आके बैठ जाएगा, अमन गुप्ता भी आके बैठ जाएगा, ठीक है, वो नौकरी.com, शादी.com वाला भी आके बैठ जाएगा, अनुपम मित्तल, तो वो भी आके बैठ जाएगा। तो क्या हो रहा है, आप अपने बिजनेस का कंट्रोल खो दे रहे हो, पैसा ले रहे हो बट कंट्रोल चला जा रहा है। अगर आप चाहते हो पैसा आए बट कंट्रोल ना जाए, देन आपको लोन लेना पड़ेगा, देन यू शुड गो फॉर लोन। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गया। पॉइंट नंबर 3, यहां हम लोग 5 पॉइंट्स करें, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, गो फॉर लोन। अगेन, कंट्रोल चाहिए था तो भी गो फॉर लोन, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको तो भी गो फॉर लोन्स, क्योंकि लोन्स हम लोग कभी भी वापस कर सकते हैं। यहां पे डिबेंचर्स का एग्जांपल दिया, डिबेंचर्स आर टाइप ऑफ लोन होती है, ठीक है, आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लोन्स का क्या है ना, आप वापस कर सकते हो। जैसे कोविड का लॉकडाउन लग गया था, बहुत कंपनीज ने लोन ले रखा था, अब लॉकडाउन लग गया, काम बंद है, तो पैसे वापस कर दो। इक्विटी में आप वापस नहीं कर सकते। इक्विटी में एक बार अगर बंदा आके आपका बैठ गया तो वो आपका परमानेंट पार्टनर हो गया, अब आप उसको वापस नहीं कि ये लो पैसे जाओ, नहीं जाएगा। इक्विटी में लोग नहीं जाते। इक्विटी, ये देखो, इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी पेड ऑफ, उनको आप पैसे देके नहीं भगा सकते। तो आपको ये भी देखना है कि आपको पैसे कितने टाइम के लिए चाहिए। 6 महीने के लिए चाहिए तो 6 महीने के लिए चाहिए तो लोन लो ना। आपको पैसे कितने टाइम के लिए चाहिए? 25 साल के लिए चाहिए, 25 साल के लिए चाहिए तो इक्विटी ले लो, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 4 है नेचर ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस कैसा है, आपका खुद का बिजनेस कैसा है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, न्यू फर्म है या स्टैग्नेंट फर्म है। स्टैग्नेंट मतलब जिसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, या तो आप न्यू हो, आपका बिजनेस का नेचर आप न्यू हो, या फिर स्टैग्नेशन में आ गए हो, मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो फिर आपको डिफिकल्ट होगा डिवेंचर्स के थ्रू पैसे उठाना। डिवेंचर्स यानी लोन। नए लोगों को मार्केट में लोन लेना डिफिकल्ट होता है, जिनका ग्रोथ नहीं हो रहा है उनको बैंक्स कम एंटरटेन करता है, तो ऐसे लोगों को क्या करना होगा? इक्विटी लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 बोलता है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। जब आप लोन लेने जाते हो तो आपको कुछ कॉस्ट लगता है, जैसे कि इंटरेस्ट का कॉस्ट लगेगा। ऐसे ही हम लोग किसी भी बैंक के पास नहीं पहुंच जाते, वी हैव टू गो थ्रू अ ब्रोकर। मार्केट में फाइनेंशियल
ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स को हमें मीटिंग में बुलाएंगे, उनको बोलेंगे देखो हमें इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, बताओ कहां से लेना चाहिए। वो बोलेगा कोटक महिंद्रा बैंक से ले लो। हम बोलेंगे नहीं हमें ज्यादा पैसा चाहिए, तो बोलेगा वो आईसीआईसीआई बैंक से ले लो। हम बोलेगा आईसीआईसीआई का इंटरेस्ट ज्यादा है, तो वो बताएगा एचडीएफसी से ले लो। तो वो ब्रोकर्स हमें सारी बातें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। हमें उतना टाइम नहीं है ना कि मार्केट में जाके हम बिजनेस करें कि मार्केट में घूमें। तो ये सब काम ब्रोकर्स करता है। ब्रोकर फ्री में तो काम करेगा नहीं, वो अपना कमीशन लेगा। तो ब्रोकर की कमीशन, लीगल चार्जेस, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सब कॉस्ट होता है। लोन उठाने का ये सब खर्चा है। तो हमें ये भी देखना है कि पैसे लेने के चक्कर में कहीं हमने लेने की जगह देने ना ज्यादा पड़ जाए। सो वी हैव टू कंसिडर ऑल दिस। और फिर जो लेस कॉस्टली पड़ेगा वो लेंगे। इफ इक्विटी इज लेस कॉस्टली, इक्विटी में जाएंगे। इफ डेट इज लेस कॉस्टली, उसमें जाएंगे। तो बेसिकली ये 5 पॉइंट में हमने यही पढ़ा कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट, वी शुड गो फॉर इक्विटी और वी शुड गो फॉर डेट। ठीक, तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब आपका काम है इसको लर्न कर लेना। अगर आपसे खुद से हो जाता है तो बहुत बढ़िया, वरना आप लर्न विद मी सेशंस का यूज कर सकते हो। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी व्हाइल लर्निंग, तो आप इन वीडियोस का जो मेरे ऐप में है इसका फायदा उठा सकते हो। इसका आपको बहुत बेनिफिट होगा। लर्निंग विल बी वेरी सिंपल फॉर यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिक्स्ड कैपिटल। अब कैपिटल भी जो होता है ना, वो दो टाइप्स का हो जाता है, फिक्स्ड एंड वर्किंग। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? वो कैपिटल जिससे आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदोगे। बड़े बड़े बिजनेस में जो प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर्स, ये सब जो लगे रहते हैं ना, बिग मशीन्स, बिग प्लांट, चिमनी वगैरह, ये सब जो होते हैं, इनको हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स में जो पैसा लगा हुआ है उसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। इसको ब्लॉक कैपिटल भी कहते हैं। ब्लॉक कैपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार जो आपका पैसा इसमें लग गया, वो ब्लॉक हो गया। इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक। यू कैन नॉट सेल इट इन 6 मंथ्स। आपने अगर इतना बड़ा खर्चा किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना। अगर आपको 6 महीना में बेचना ही होता तो आप क्यों करते? द वेरी फैक्ट दैट यू हैव इन्वेस्टेड सच अ ह्यूज अमाउंट शोज कि आप इसे लॉन्ग टर्म तक रखना चाहते हो। हाँ, एंड में कुछ स्क्रैप में बिकेगा, बट वो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, मतलब आप उसको बेचने के लिए नहीं कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए कर रहे हो। तो इट इज ब्लॉक कैपिटल, इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक। अब हमें पढ़ना है कि फिक्स्ड कैपिटल कब कब हमें ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो व्हेन विल यू रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल? जब मशीन ज्यादा लगेंगे, जब प्लांट्स बड़े बड़े होंगे हमारे, जब नई नई फैक्ट्रीज खुलेगी, तो कब हमें फिक्स्ड कैपिटल लगेगा? आइए देखते हैं। सबसे पहला, नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो नेचुरल सी बात है कि आपकी एसेट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो योर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट दिखा रहा हूँ, नोट्स में प्रॉपर डिटेल्स में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए मैं दो दो लाइन ले रहा हूँ। नेक्स्ट, साइज ऑफ द बिजनेस। अगर आपका लार्ज साइज बिजनेस है तो नेचुरल सी बात है आपको एसेट ज्यादा लगेंगे, तो योर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। आप कैसे प्रोडक्ट्स बनाते हो? आप अगर कैपिटल गुड्स बनाते हो, कैपिटल गुड्स यानी कि मशीन, तो अगर आप मशीन बना रहे हैं तो सोचो आपको कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी। आपका काम अगर मशीन बनाना है तो आपको खुद कितने बड़े बड़े मशीन्स लगेंगे। तो कैपिटल गुड्स बनाने वालों का फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। और दूसरा होता है आपका कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जैसे कि शैम्पू हो गया, शैम्पू इज अ कंज्यूमर गुड्स। तो छोटे छोटे गुड्स का रिक्वायरमेंट भी छोटा छोटा होता है, कम फिक्स कैपिटल लगेगा। अगर आप हैवी इंडस्ट्री में, हैवी इंडस्ट्री यानी बड़ी बड़ी गाड़ियां बना रहे हो, यू आर मेकिंग कार्स एंड बिग व्हीकल्स, तो फिर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। और अगर आप लाइट इंडस्ट्री में है, जैसे शुगर मिल, चीनी बन रहा है, तो कम फिक्स कैपिटल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है मेथड ऑफ प्रोडक्शन। आपका मेथड लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है? अगर आप कैपिटल इंटेंसिव हो, मतलब मशीन पे ही 100% काम हो रहा है, ऑटोमेटिक मशीन्स लगाए हुए हैं, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। और अगर आप लेबर लेबर ओरिएंटेड है, ठीक है, मशीन ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम काम हाथों से होता है, लेबर करते हैं, तो फिर फिक्स कैपिटल ज्यादा नहीं लगेगा। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी। कितने टाइप्स के प्रोडक्ट बना रहे हो? एक ही टाइप के बनाते हो? जैसे कैडबरी, कैडबरी सिर्फ चॉकलेट्स में है, तो उसका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस।
लेकिन आईटीसी आईटीसी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है, कोई लिंक ही नहीं है एक प्रोडक्ट का दूसरे से, तो उसे क्या करना पड़ेगा, हर प्रोडक्ट के लिए सेपरेट सेपरेट प्लांट सेटअप करने पड़ेंगे, उसका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। तो डाइवर्स कितने हो आप, कितना ज्यादा एक्सपेंशन कर रखा है, कितनी वैरायटी है आपके पास, इस पे भी डिपेंड करता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो एक बार रुक करके इस पोर्शन को कंप्लीट कर लो। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, वो है वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल था फिक्स्ड एसेट्स के लिए, वर्किंग कैपिटल रहेगा रिमेनिंग एसेट जिसे हम करंट एसेट कहते हैं। इसको सर्कुलेटिंग या रिवॉल्विंग कैपिटल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, डायग्राम देखो, आपके पास होता है कैश, कैश से आप खरीदते हो रॉ मटेरियल, तो आपका कैश कन्वर्ट हो गया रॉ मटेरियल में, फिर रॉ मटेरियल से आप कुछ बनाते हो जिसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, अभी फाइनल नहीं बना है, अभी अधूरा है, तो वर्क इन प्रोग्रेस। फिर वर्क इन प्रोग्रेस को हम लोग कर देते हैं फिनिश गुड्स, फिर फिनिश गुड्स को जब बेचते हैं तो पर्सन जो है वो हमारा डेटर हो जाता है, डेटर को हम लोग बोलते हैं रिसीवेबल, कि उसे पैसे मिलेंगे, बेच दिया बट पैसे अभी आए नहीं है, मिलेंगे, रिसीवेबल। और फिर जब पैसा आ जाता है तो वो वापस कैश हो जाता है, तो कैश जो है घूम करके वापस कैश बन गया, और ये चीज सर्कुलेटिंग होती है, ये मतलब सर्कुलेटिंग मतलब ये चलता रहेगा, इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होता है, इसे हम रिवॉल्विंग भी बोल सकते हैं कि पैसा घूम रहा है आपके बिजनेस में, सर्कुलेटिंग भी बोल सकते हो कि पैसा सर्कुलेट हो रहा है आपके बिजनेस में, इट इज गोइंग आउट एंड कमिंग बैक इन, गोइंग आउट एंड कमिंग बैक इन, इसीलिए इसे सर्कुलेटिंग, उसको क्या बोलते थे, ब्लॉक्ड कैपिटल, इसको बोलते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल। ठीक है, ओके। अब देखो, मैं अपने बुक के क्वेश्चन बैंक से आपको दो क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, ठीक है। इन दो क्वेश्चंस का, जिनके पास बुक है वो तो ठीक है, जिनके पास नहीं भी है तो आप स्क्रीनशॉट लेके ये दो क्वेश्चंस को जरूर करना, ठीक है, इन दो क्वेश्चंस को आप जरूर करना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे ग्रॉस एंड नेट वर्किंग कैपिटल बोलकर एक टॉपिक है, ठीक है, ग्रॉस एंड नेट वर्किंग कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 1। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब सिर्फ करंट एसेट, और नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये एक बार पूछा हुआ एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए, तो अगर 2 मार्क्स के लिए पूछेगा तो आप ऐसे बताओगे। और फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंसेस है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल का डिफरेंसेस वो भी आप एक बार कर लेना। जिनके पास मेरा क्वेश्चन बैंक है, जो बुक है, बुक में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और जिनके पास नहीं भी है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनको आप जरूर करके जाना, ठीक है, शॉर्ट में आ सकता है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस, ठीक है, तो ये आ सकता है, आप एक बार के लिए इसको लर्न करके रखना। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल ना दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है परमानेंट, एक है टेम्पररी। पता है फर्क क्या है दोनों में, परमानेंट वाला सबको लगेगा, टेम्पररी वाला एडिशनल है, किसी किसी को लगेगा। परमानेंट, फिर से बोल रहा हूं, परमानेंट वाला एवरी बिजनेस को लगता है, टेम्पररी वाला सबको नहीं लगेगा। ओके, इतना समझ गए, इट इज पहला वाला रिक्वायर्ड बाय एवरीवन, ठीक है। अब जो पहला वाला भी है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेगुलर वर्किंग कैपिटल, इनिशियल वर्किंग कैपिटल। तो सबको इनिशियल वर्किंग कैपिटल लगता ही है, जब आप बिजनेस सेटअप करने जाते हो तो कुछ शुरुआती खर्चे आपको आते हैं, जैसे कि लीगल फीस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सबको देना पड़ता है, तो दैट इज इनिशियल वर्किंग कैपिटल। जो भी बिजनेस सेट करेगा उसे इनिशियल वर्किंग कैपिटल लगेगा ही, तो शुरू में आपको थोड़ा वर्किंग कैपिटल रखना पड़ेगा। और दूसरा आता है रेगुलर वर्किंग कैपिटल। रेगुलर वर्किंग कैपिटल हो गया आपका डे टू डे जो ऑपरेशंस करते हो ना, बिजनेस ऑपरेशंस करते हो, रॉ मटेरियल खरीदना है, लेबर को पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट पेमेंट, तो ये सब हो गया रेगुलर वर्किंग कैपिटल। तो शुरुआत में लगता है इनिशियल, और उसके बाद हमेशा जो लगता रहेगा वो है रेगुलर। इन्हें, इन दोनों को हम लोग करते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वाला सबको लगेगा। नेक्स्ट आता है टेम्पररी। अब टेम्पररी भी दो टाइप का होता है, एक होता है सीजनल वर्किंग कैपिटल। तो कभी कभी सीजन ऐसा आता है जब आपको एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल, जैसे फेस्टिव सीजन आ गया, न्यू ईयर का टाइम आ गया, तो आपको अपने शॉप्स को डेकोरेट करना पड़ेगा, लाइटिंग्स एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, मॉल में देखोगे एक्स्ट्रा सेल्समैन आ जाते हैं उस टाइम। तो ये जो एक्स्ट्रा खर्चा उठा रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो,
डेकोरेशंस कर रहे हो, एक्स्ट्रा स्टाफ लेकर आए हो, ये एक पर्टिकुलर सीजन में रहेगा। वो 2-3 महीने का पीरियड पार हो जाएगा, फिर ये सीजन खत्म, अगेन आपका वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा रिक्वायरमेंट। तो कुछ वर्किंग कैपिटल हमें स्पेसिफिक सीजन में लगते हैं, उसे हम कहते हैं सीजनल वर्किंग कैपिटल। और एक होता है स्पेशल वर्किंग कैपिटल, ये कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लग सकते हैं, जैसे आपके बिजनेस पे किसी ने कोर्ट केस कर दिया। अब आप कोर्ट केस कर दिया तो अब आप कोर्ट केस के लिए लॉयर हायर कर रहे हो, लीगल चार्जेस पे कर रहे हो, तो ये क्या, ये स्पेशल वर्किंग कैपिटल है, सबको नहीं लगता, जिस पे केस हुआ है उस पे लगेगा। तो रेयर ओकेजन है। कंटिजेंसी, कंटिजेंसी मतलब फ्यूचर है, फ्यूचर इवेंट है। कंटिजेंसी का मतलब होता है फ्यूचर इवेंट। तो ये कुछ रेयर फ्यूचर इवेंट्स है। क्या है? रेयर फ्यूचर इवेंट्स है। ठीक है, तो ये आपके तरह तरह के वर्किंग कैपिटल है। दो कैटेगरीज, परमानेंट एंड टेम्पररी। फिर परमानेंट भी दो टाइप का, टेम्पररी भी दो टाइप का। ठीक है, अगर समझ में आ गया वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख। Now we are going to discuss the last topic of this chapter, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कब कब हमें लगेगा, मतलब व्हेन वी विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। देखो वर्किंग कैपिटल याद करने के टाइम ना आप क्या माइंडसेट रखोगे, आप ऐसा सोचना कि छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं ना डेली बेसिस पे, रॉ मटेरियल खरीद लिया, लेबर को पेमेंट कर दिया, ये सब होता है वर्किंग कैपिटल। डीलिंग्स के लिए कोई पार्टी आई तो उनको चाय नाश्ता करा दिया, ये सब होता है वर्किंग कैपिटल। तो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए लगता है वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल, सैलरी, वेजेस, छोटे छोटे जो पेमेंट्स होते हैं बिजनेस में, चाय नाश्ता कर हो गया, वो सब होता है वर्किंग कैपिटल। सो नेचर ऑफ द बिजनेस, देखो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदोगे ना, लेबर्स आपके ज्यादा होंगे, बिजली आपकी ज्यादा कंजम्पशन होगी, तो आपको मोर वर्किंग कैपिटल लगेगा। ठीक है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लगेगा, अच्छा खासा लगेगा। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ द बिजनेस। वेरी सिंपल, अगर लार्ज साइज बिजनेस है तो ज्यादा लेबर होंगे, ज्यादा रॉ मटेरियल, ज्यादा बिजली की खपत होगी, तो योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, अगर आपको वीडियो से सच में फायदा हो रहा है ना, तो प्लीज एक वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल किसे कहते हैं? जो कैश लगा और घूम करके वापस जो कैश बना, वो कितना लंबा है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने देखा था ना, ये डायग्राम, टॉकिंग अबाउट दिस डायग्राम, इसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। की आपका कैश गया और घूम करके वापस जो कैश बना, तो कितना लंबा आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है, प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लग जाता है। अगर आप एक रेस्टोरेंट खोले हो, खाना बनाते हो, तो एक एक दिन में बनेगा आपका खाना। और अगर आप एरोप्लेन बनाते हो तो 6-7 महीने लग जाएंगे आपको बनाने में। तो ज्यादा पैसे किसको चाहिए, रेस्टोरेंट वाले को जो एक एक दिन में खाना बना ले रहा है, या ज्यादा पैसे उसे चाहिए जो 6-6 महीने में एरोप्लेन बना रहा है। एरोप्लेन बनाने वाले को ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत टाइम ले रहा है। मैन्युफैक्चर होगा, फिर बिकेगा, फिर तो पैसा आएगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा एरोप्लेन वाले को। तो लॉजिक समझ गया ना? सो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, लॉन्गर द टाइम गैप, हायर द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो जितना ज्यादा समय लगेगा एरोप्लेन वाले जैसे एग्जाम्पल, तो उतना आपको खुद का कैपिटल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर। वो जो एक सर्कल कंप्लीट हुआ ना, कैश से घूमकर वापस कैश बने, वो जो एक सर्कल कंप्लीट हुआ उसे कहते हैं वन टर्नओवर। तो रेस्टोरेंट वालों का क्या होता है, रेस्टोरेंट वाले सुबह कैश लेके बैठते हैं, फिर उससे वो वेजिटेबल्स वगैरह सब खरीदते हैं, फिर उससे वो खाना बनाते हैं, शाम को बेचते हैं और कैश वापस आ गया। तो रेस्टोरेंट वालों का ना एक दिन में ही टर्नओवर हो जाता है, रेस्टोरेंट वालों का एक दिन में टर्नओवर हो जाता है, तो काफी रैपिड है। दे डोंट नीड लॉट ऑफ कैश, क्योंकि उनका कैश तो घूमकर शाम तक आ ही जा रहा है। बट एरोप्लेन वाले 6 महीने लगा देते हैं, तो कैश जो निकला ना, वो घूम फिर के 6 महीने में एक बार आएगा, यानी साल में सिर्फ 2 बार आएगा। साल में सिर्फ 2 बार। उनका रैपिडिटी काफी कम है, उनको अपना बैकअप कैश लेकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि उनका अपना कैश तो 6 महीने बाद वापस आएगा।
So they need to have working capital of their own. ठीक है? So when the turnover is rapid, जैसे रेस्टोरेंट वालों का, working capital is required in small quantity. And last point है terms of purchase and sale. आप बिजनेस वाले हो और आपके कस्टमर्स हैं, आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो क्या रॉ मटेरियल आप पैसे देकर खरीदते हैं या उधार में क्रेडिट में खरीदते हैं? अगर आप क्रेडिट में खरीदते हैं रॉ मटेरियल, टॉकिंग अबाउट यू आर अ बिजनेस पर्सन, आप अगर रॉ मटेरियल क्रेडिट में खरीद रहे हो तो आपको पैसों की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आप तो ऐसे भी उधारी में खरीद रहे हैं। मगर अगर आप कैश में खरीद रहे हैं, तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी। ठीक है? अच्छा, आपका कस्टमर है, कस्टमर को कैसे बेच रहे हो आप? आर यू सेलिंग इट फॉर कैश? इफ यू आर सेलिंग इट फॉर कैश, देन आपको कैश तो आ ही रहा है, यू डोंट नीड टू हैव लॉट ऑफ वर्किंग कैपिटल। बट अगर आप बेच रहे हो क्रेडिट में, आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहे हो क्रेडिट में, तो फिर आप अपना वर्किंग कैपिटल जुगाड़ कर लो, क्योंकि आप तो उधारी में बेच रहे हो, पैसे तो आएंगे बाद में। तो सिंपल सी बात है, आप अगर कैश पा रहे हो कस्टमर से, यू डोंट नीड टू हैव वर्किंग कैपिटल। अगर आप क्रेडिट में बेच रहे हो, यू नीड टू हैव वर्किंग कैपिटल। तो काफी कॉमन सेंस वाला पॉइंट है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ना। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आपको कैसा लग रहा है कि आप जरूर बताइएगा कि मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को फोकस करना है, क्योंकि अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो जब हम लोग इमेज और वीडियोस और एग्जांपल देख देख कर सीखते हैं ना, तो ज्यादा हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आती है। तो बहुत मेहनत करके ये टाइम लगता है ये सब वीडियोस बनाने में। ठीक है, तो डू गिव इट अ थम्स अप अगर आपको अच्छा लगा है तो। एंड कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आप उसको भरो। एंड आई विल डेफिनेटली रीड योर कमेंट्स अगर आप कुछ अच्छा सजेशन दे रहे हैं तो। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू चैप्टर नंबर 3। तो तब तक के लिए आप ये फर्स्ट 2 चैप्टर जो हो गए हैं उसको अपने एंड से कंप्लीट करके रखो, नोट से कंप्लीट करना। एंड क्वेश्चन बैंक जो आपको दिया गया है, क्वेश्चन बैंक जो मेरे बुक में है, क्वेश्चन बैंक को बहुत सीरियसली लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस एक एक करके उसके सॉल्यूशंस को मैंने फ्रेम किया है, कितना लिखना है, क्या लिखना है, सब मैंने फ्रेम करके उसमें दिया है। बहुत मेहनत लगा है, मेक श्योर आप उस मेहनत का फायदा उठाएं। ठीक है, थैंक यू।